हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिलेक्शन वाला। मैं विकास स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल जो आप नॉर्मली एग्जाम में छोड़ देते हैं या फिर करने में आपको समय लगता है। अगर इन सवालों को आप एग्जाम में कर जाएं तो यकीनन आप मेरिट में आ जाएंगे। तो मेरिट में जो बाहर करने वाले सवाल होते हैं उन्हीं सवालों को मैंने यहाँ पे उठाया हुआ है। जैसे आरआरबी ग्रुप डी 2022 का जो पेपर है उसका एक पेपर मैंने लिया है और उस पेपर का निचोड़ मैं कराऊंगा। यानी अगर 30 क्वेश्चन पेपर में है तो यहाँ पे 6-7 क्वेश्चन हम लोग करेंगे उसका निचोड़। यानी इन्हीं 6-7 क्वेश्चन में बच्चों को प्रॉब्लम हुई जिनकी वजह से वो मेरिट में नहीं आ पाए। जो क्वेश्चन बच्चे छोड़ देते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे ट्रिगर करेंगे, उनको हम लोग करेंगे। तो बहुत ही बेहतर लगने वाला है ये आपको सेशन, क्योंकि यहाँ पे वही टू द पॉइंट क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होती है, जिसे आप नॉर्मली नहीं कर पाते हैं, वैसे सवालों को मैंने यहाँ पे उठाया है। तो चलिए हम लोग आते हैं अपने आज के पहले सवाल पे। पहले सवाल का जवाब क्या होगा आपको बताना है। दिया गया कि 12 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के दोगुने से 28 वर्ष अधिक थी। अब से कितने वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु के दोगुने के बराबर होगी। देखिए, बात हो रही है पिता और पुत्र की, फादर और सन की बात हो रही है। मान लिया कि प्रेजेंट में, वर्तमान में पिता की उम्र x है और पुत्र की उम्र y वर्ष है। बात हो रही है 12 वर्ष पहले की, तो 12 वर्ष पहले क्या उम्र होगा, तो x माइनस 12 पिता की उम्र। पुत्र की उम्र क्या होगी, तो y माइनस 12 होगी। कह रहा है कि 12 वर्ष पहले पिता की जो आयु है पुत्र की आयु के दो गुने से, यानी जो 12 वर्ष पहले पुत्र का आयु है उसके दो गुने से 28 वर्ष अधिक है। यानी इसमें 28 जोड़ दिया जाए तो ये दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा। अब यहां से मेरे भाई सॉल्व कीजिएगा तो आप बोलेंगे सर ये सॉल्व करेंगे x, यहां पे गुना कीजिएगा 2y, इधर आएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा बराबर। उधर क्या होगा मेरे भाई, तो आप बोलेंगे सर 12 दूनी 24, माइनस का 24, अब प्लस का 28, प्लस का 4 और ये 12 उधर जाएगा तो प्लस का 16 हो जाएगा। यानी एक रिलेशन हमें मिल गया, एक इक्वेशन हमें मिल गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अब से कितने वर्ष के बाद, यानी प्रेजेंट से, ये प्रेजेंट वाला है, इससे कितने वर्ष के बाद उनकी आयु उनके पुत्र की आयु के दोगुने के बराबर होगी। यानी पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु के दोगुना कितने वर्ष के बाद होगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो हमें समय नहीं पता, हमने माना कि n वर्ष के बाद। तो n वर्ष के बाद पिता की उम्र क्या होगी, तो आप बोलेंगे सर x प्लस n होगी। n वर्ष के बाद पुत्र की उम्र क्या होगी, तो y प्लस n होगी। कह रहा है कि पिता की जो उम्र है पुत्र की उम्र के दोगुने के बराबर होनी चाहिए। तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए और दोनों को बराबर कर दीजिए। अब यहां पे बोलेंगे सर x, अब ये क्या हो गया 2y, इधर आएगा तो माइनस का 2y बराबर 2n, ये उधर जाएगा तो n हो जाएगा। तो n बराबर आ गया x माइनस 2y, और x माइनस 2y हमने निकाला है 16। यानी n बराबर हम क्या कह सकते हैं, 16 कह सकते हैं। यानी n हमें क्या मिल गया, 16 मिल गया। यानी प्रेजेंट से 16 साल के बाद पिता की जो उम्र होगी पुत्र के उम्र के दोगुने के बराबर होगी। तो सवाल का जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे, इसका जवाब दे। आज का सेकंड क्वेश्चन आपके लिए दिया गया कि एक वस्तु को 330 में बेचने पर व्यक्ति को 12% की हानि होती है और उसे जब 367.50 में बेचा जाता है तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा, आपको बताना है। देखिए, इस क्वेश्चन में हम दो तरीके से बना सकते हैं। हमें विक्रयमूल्य पता है और हानि पता है, तो क्रयमूल्य निकाल सकते हैं, और क्रयमूल्य निकल जाएगा तो विक्रयमूल्य दिया है तो दोनों के बीच का डिफरेंस प्रॉफिट कहलाएगा, और वहां से हम प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं, या लॉस होगा तो लॉस परसेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्रयमूल्य निकाल सकते हैं और क्रयमूल्य के बाद हमें पता चल जाएगा कि विक्रयमूल्य दिया गया है, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, तो वहां से हम प्रतिशत भी निकाल सकते हैं। तो ये काम हम कर सकते हैं, बट एक यहां पे हम चाहे तो एक लाइन में भी काम को कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे हमें पता है कि हमने वस्तु को बेचा 300, हमने वस्तु को बेचा कितना में, 330 में। तो जब 330 में बेचा तो हमें 12% की हानि हुई। ठीक है, तो 12% की हानि का मतलब है कि हमारा विक्रयमूल्य कितना पे है, 88% पे है। और 88% में विक्रयमूल्य कब है, जब हमने 330 में बेचा है। तो 88% का मतलब है 330। हमें पता करना हो कि 367.367
5 जीरो का मतलब कितना परसेंट है, तो यहाँ पे गुना करना होगा। तो हमें पता चल जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद कि इसकी वैल्यू परसेंटेज में कितनी है, इसकी वैल्यू, ये विक्रय मूल्य की वैल्यू परसेंटेज में कितनी है, ये पता चल जाएगा। अब बोलिएगा सर इसे सॉल्व करते हैं। अब मेरे भाई पॉइंट को हटाइएगा तो नीचे में क्या आएगा, 100 आएगा। ये जीरो से मेरे भाई जीरो कट जाएगा। अब बोलेंगे सर 11 से करेंगे, 11 3 33, 11 8 88 हो जाएगा। मेरे भाई 3 से कीजिएगा 10 बार में जाएगा, 3 से कीजिएगा यहाँ पे तो ये 3 से चलेगा, 3 3 दूनी 6 हो जाएगा, और यहाँ पे आपको 3 5 15 हो जाएगा। यहाँ पे 3 से करेंगे तो 12 3 36 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 12 3 36, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 5 15। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसे 5 से भी काट सकते हैं। अगर हम इसे 5 से काटते हैं तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 चौका 20 और 50 25। फिर 5 से कट सकता है, 5 दूनी 10, ये 5 से करेंगे 5 चौका 20 और 5 9 45, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब 49 में 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 98 आएगा। अब देखिए परसेंटेज यहाँ पे है तो ये वैल्यू किस में होगा, परसेंटेज में होगा। यानी हमें पता चल गया कि विक्रय मूल्य हमारा अगर इतना है तो ये परसेंटेज में कितना है, 98% है। तो अगर हमारा विक्रय मूल्य परसेंटेज में 98% है, इसका मतलब है कि हमें लॉस हुआ है, क्योंकि क्रय मूल्य 100% पे होता है। तो 100% से कितना कम है, 2% कम है, यानी हमें हानि कितने की हुई है, 2% की हुई है। तो इस तरीके से एक लाइन में आप सवाल को बना सकते हैं, क्रय मूल्य निकालने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, और ऐसे बनाएंगे तभी आप मेरिट में आ पाएंगे। मैंने उन सवालों को लिया है, मैंने आपको बताया पहले ही वीडियो के स्टार्टिंग में ही, वैसे सवालों को लिया गया जिसे बच्चे नॉर्मली छोड़ देते हैं। जो बच्चे अच्छे से पढ़ाई करके नहीं गए होते हैं वो इन सवालों को पेपर में टच नहीं करते हैं, या करते भी हैं तो बहुत समय ले लेते हैं और पेपर में अपना खराब कर लेते हैं। आइए मेरे दोस्त अगले प्रश्न पे आते हैं। ये आपके सामने सवाल है, इसका जवाब क्या होगा। देखिए यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुटिंग करते हैं, थीटा का मान 0 से बड़ा 90 के बीच में लेकर के चेक करते हैं, फिर ऑप्शन को चेक करते हैं, तो उसमें समय लगेगा। तो यहाँ पे ज़्यादा सही तरीका क्या है कि हम इसको बेसिक मेथड से ही बनाएं और जल्दी बनाएं। तो देखिए कैसे, साइन थीटा को आप रहने दीजिए, साइन थीटा को रहने दीजिए, और ये 1 प्लस कॉस थीटा को भी रहने दीजिए। ठीक है, नीचे वाले को देखिए, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर कॉस स्क्वायर थीटा। आप प्लस में कॉस थीटा पहले से दिया गया। देखिए ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा पहले से दिया गया है। तो अब नीचे में हमें क्या मिल गया, तो आप बोलेंगे सर नीचे में मिल गया हमें कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा। तो ये काम करें, कॉस थीटा कॉमन ले ले, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा है, कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो हमें क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस थीटा बचेगा। ठीक है, अब बोलेंगे सर इंटू इंटू, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर 1 अपॉन में कॉस थीटा, और साइन थीटा, टेन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा, अब बटे में कॉस थीटा। मेरे भाई इसको क्या लिखेंगे, तो इसको इतना ही रहने दीजिए, अभी 1 माइनस साइन थीटा ही रहने दीजिए। हमने सबको साइन कॉस में बदल दिया है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सर ये तो मेरा कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन थीटा अब बटे में कॉस थीटा इंटू, यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा तो ये क्या होगा, कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, और ये बगल में क्या दिया गया, 1 माइनस साइन थीटा दिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह पे हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, इसके जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ऊपर में कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे में कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों को गुना करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, इसको सॉल्व करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, ये कट जाएगा, बचेगा केवल क्या, तो साइन थीटा बचेगा। यानी आपका जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, साइन थीटा होगा। इसको सॉल्व कीजिएगा ऊपर वाले को, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा, तो ऊपर में कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे में कॉस स्क्वायर थीटा कटेगा, केवल क्या बचेगा, साइन थीटा। अगले प्रश्न पे आइए, इसका जवाब दीजिए। अगला सवाल आपके लिए, इस प्रश्न को बनाएं। एक बंदर घनाभकार बॉक्स की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, एक बंद घनाभकार बॉक्स की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी गई है। अब यहाँ पे ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि ये आपको सेंटीमीटर में दिया है, तो सभी मीटर में, तो इसे भी मीटर में बदल दीजिए, 100 से डिवाइड कीजिएगा तो 0.9 मीटर हो जाएगा, 0.9 मीटर हो जाएगा, 90 सेंटीमीटर का मतलब। अब कह रहा है कि यदि
कैनवास का मूल्य 80 रुपया प्रति वर्ग मीटर है, तो हमें बताना है कि पूरा कवर करने में कितना लागत आएगा। जो बॉक्स है उसको कंप्लीट कवर करना हो तो कितने का खर्च आएगा, आपसे पूछा गया है। और 1 मीटर स्क्वायर में 80 रुपये का खर्च है। तो आप बोलेंगे सर बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, और बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर 2 इंटू एल प्लस बी। तो एल 2 इंटू, देखिए 2 इंटू एल बी प्लस बी एच अब प्लस एच एल। तो 2 इंटू एल बी करेंगे, तो एल बी कीजिएगा तो 2.5 और 2 में गुना कीजिएगा लंबाई और चौड़ाई में, तो ये हो जाएगा 5 एल बी। बी एच कीजिएगा तो इन दोनों को गुना कीजिएगा, 9 दूनी 18 1.8। फिर एच एल कीजिएगा तो इन दोनों को गुना कीजिएगा, तो 25 9 225 यानी 2.25, 2 अंक पे दशमलव आएगा। अब ये हो गया आपका। अब इसको सॉल्व कीजिएगा मेरे भाई, तो आप बोलेंगे 5 2 7 1 8, 5 2 7 1 8 हो गया। अब ये 80 और ये आपका 25 है, तो 105 हो जाएगा। तो 8 1 9, 9 दशमलव क्या होगा 05 होगा। ध्यान से देखिएगा, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 9.05 और इंटू में 2 दिया गया है। तो ये इतना मीटर स्क्वायर हमें क्या मिल गया, क्षेत्रफल मिल गया। अब इसी क्षेत्रफल में टोटल खर्च कितना आएगा, रुपया में आपको बताना है खर्च कितना आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे मेरे भाई, इसमें रुपया के लिए हम क्या करेंगे, रुपया कितना, कॉस्ट कितना आया, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें गुना कर देंगे। 2 इंटू 9.05 में गुना करेंगे। 1 मीटर में कितना खर्च है 80 रुपया, तो 80 से गुना कर देंगे। अब मेरे भाई इस पॉइंट को हटाइएगा तो नीचे में क्या आएगा 100 आएगा। 20 से कीजिएगा तो 20 चौका और यहाँ पे 20 पचे हो जाएगा। 5 से कीजिएगा तो 18 पचे 90 और 5 एकम 5 हो जाएगा। 2 में 4 से गुना करेंगे 8, 8 एकम 8 हो जाएगा। 8 अठाई 64, 64 का 4 हाथ में 6 और 8, 8 और 6 14, यानी 1448 आपके सवाल का जवाब होगा ऑप्शन ए। 1448 आपके सवाल का जवाब होगा। तो इस तरीके से आप सवाल को बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। पेट्रोल के मूल्य में 25% की वृद्धि और खपत में कितने की कमी की जाए कि ताकि खर्च पे होने ताकि उस पर होने वाला जो व्यय है केवल 14% बढ़े। देखिए अगर इसका ट्रिक आपको पहले से पता है तो आपको डायरेक्ट पता है रेशियो क्या बनेगा, जो खपत है उसका रेशियो क्या बनेगा। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे 52% बढ़ाया गया मतलब 152, व्यय को 14% बढ़ाया गया मतलब 114, तो हमारा ये रेशियो बनेगा। हम इसको सॉल्व करके जवाब दे सकते हैं। लेकिन मेरे भाई इसमें कई बच्चों को दिक्कत आएगी, सर ये रेशियो आया कैसे। आइए मैं क्लियर करता हूं कि ये रेशियो आता कैसे। आपको एक रिलेशन पता है कि जो मूल्य होता है और जो खपत होता है, मूल्य और खपत को गुना करते हैं तो हमें क्या मिलता है, खर्च मिलता है, मतलब व्यय मिलता है। हमें क्या मिलता है, व्यय मिलता है। इन दोनों को गुना करने पे ये मिलता है। तो कह रहा है कि मूल्य को 52% बढ़ाया गया, यानी 100 रुपया अगर मूल्य था तो 152 रुपया हो गया। खपत के बारे में हमसे पूछा गया, ये पता नहीं है, इसके बारे में पता करना है। और व्यय के बारे में कह रहा है, खर्च कह रहा है 14% बढ़ा, यानी 100 रुपया खर्च था तो 114 रुपया हो गया। अब पता है कि इन दोनों को गुना करेंगे ये मिलेगा, इन दोनों को गुना करेंगे ये मिलेगा। तो अगर हमें ये खपत का रेशियो निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, ये वैल्यू निकालनी है तो इससे डिवाइड करना होगा, इसको इससे डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे 100 बटे में सॉरी, अब ये दोनों को गुना करने पे ये मिलेगा, तो इसको निकालने के लिए इससे डिवाइड करना होगा, यानी 114 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 152 से, 152 से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे बोलिएगा सर ये कटेगा, ये तो कट जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आप बोलेंगे सर 152 और रेशियो में क्या आएगा 114। यही चीज मैंने आपको बताया था कि खपत का अनुपात आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। इसके पीछे का लॉजिक मैंने क्लियर कर दिया, ये चीजें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये समझने के लिए। अगर आप समझ रहे हैं तो आप डायरेक्ट ये काम कर सकते हैं। तो इतना क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। अब इसे कैंसिल कीजिए, तो 19 से करेंगे तो 19 से 6 बार में जाएगा और 19 से 8 बार में जाएगा। फिर मेरे भाई 2 से करेंगे 3 बार में, 2 से करेंगे 4 बार में, यानी 4 अगर केजी खपत थी, 4 लीटर पेट्रोल की खपत थी तो बाद में 3 लीटर की खपत हुई होगी। अगर जहां पे 4 लीटर खपत था वहां पे 3 लीटर हुआ, तो कितने की कमी करनी पड़ी, 1 की कमी करनी पड़ी। तो 1 की कमी करनी पड़ी 4 पे और इंटू में 100 से गुना करेंगे। 1/4 का मतलब होता है 25%, यानी 25% की कमी करनी पड़ेगी। खपत में कितने की कमी करनी पड़ेगी, तो खपत में 25% की। देखिए यहां पे आपको दिखाई दे रहा है 4 से 3 का मतलब ही होता है 25%,
4 से 3 का मतलब 1/4 कम हुआ, 1 कम हुआ 4 पे, 1/4 का फ्रैक्शन क्या होता है 25%। तो ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, बस एक लाइन में यहां पे रेशियो समझ में आया, जवाब आ गया। अगर आप एग्जाम में बनाएंगे तो आपको पता है कि 152 और यहां पे 114 का रेशियो बनेगा। अभी 19 से करेंगे 8 बार में, 19 से करेंगे 6 बार में, अभी 2 से करेंगे 4 बार में, 2 से करेंगे 3 बार में। 4 और 3 का मतलब कि खपत 1 की कमी करनी पड़ी, 1/4 का मतलब क्या होता है 25%। तो बस इतना ही आपको लिखना है, इससे ज्यादा नहीं। 2 सेकंड में आप जवाब दे सकते हैं, 5-7 सेकंड में बिल्कुल इसका जवाब आप दे जाएंगे। अगले प्रश्न पे आइए, इसका जवाब दीजिए। यह सवाल आपसे पूछा गया है, इसका जवाब क्या होगा। एक विद्यालय में 6 विद्यार्थियों की संख्या की लंबाई आपको अलग अलग दी गई है। अब इसका माध्य पूछा जा रहा है। तो माध्य निकालने का सिंपल तरीका होता है कि सभी को जोड़ें और 6 से डिवाइड कर दें। एक ये तरीका है, ये बेसिक तरीका हो गया। अगर आप इसे थोड़ा जल्दी बनाना चाहते हैं तो आप डेविएशन मेथड लगाइए। डेविएशन मेथड लगाएंगे तो ये सवाल और भी जल्दी बन सकता है। कैसे? तो आप बोलेंगे सर हम एक ऐसा नंबर ले लें इनके बीच में जिसे हम कंपेयर कर सके। तो हम मान लेते हैं कि औसत हमारा कुछ है, तो ऐसा नंबर माने जो कैलकुलेशन आसान करे। तो देखिए सारे नंबर जो है 150 160 के अगल बगल हैं, 150 160 के अगल बगल है। तो कुछ भी मान लीजिए, हमने माना कि जो हमारा एवरेज है 150 है, 150 है। तो 150 से कितना ज्यादा है? तो आप बोलेंगे 10 ज्यादा है, 10 ज्यादा है। 150 से ये कितना ज्यादा है? तो आप बोलेंगे सर 25 ज्यादा है, 25 ज्यादा है। 150 से ये 142 कितना कम है? 8 कम है, तो 8 कम है। 150 से ये कितना कम है? तो आप बोलेंगे 14 कम है, 14 कम है। 150 से ये कितना कम है? 2 कम है, 2 कम है। 150 ये कितना ज्यादा है? तो प्लस का 32 ज्यादा है, प्लस का 32 ज्यादा है। इसको सॉल्व कीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिएगा मेरे भाई, तो आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा 8 2 10 और 10 और 14 24, यानी 25 में से 24 जाएगा 1 आएगा, यानी यहां से यहां तक क्या आएगा 1 आएगा 1। अब 1 आएगा तो ये क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब 11 इसमें जोड़ेंगे कितना होगा? तो 32 42 और एक 43, 42 और एक 43 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यहां पे इसको सॉल्व कीजिएगा तो 24 आएगा, 25 में से 24 जाएगा 1 आएगा। अब 1 को हम इसमें ऐड कर देंगे तो 11 हो जाएगा। 11 को इसमें ऐड कीजिएगा तो 42 और एक 43, ये क्या आएगा मेरे भाई 43 आएगा। ये प्लस में 43 आया। अब ये 43 क्या होगा? सब में बटेगा। ये 43 जो डेविएशन आया सब में बटेगा। अब ये डेविएशन क्या आया? प्लस में आया। तो अभी सब में मतलब 6 लोग हैं तो 6 से डिवाइड कीजिए। हर एक की वैल्यू हमने कितना ऐड किया इसमें वो पता चल जाएगा। 6 से करेंगे मेरे भाई, तो 6 से करेंगे 6 अठे 6 सत्ते 42 हो जाएगा, 42 से कितना ज्यादा? 1 ज्यादा है, तो 6 कम 6 हो जाएगा, 4 हो गया, यानी 6 4 के 36 और ये 6 6 आपका रिपीट करता रहेगा। यानी इतना वैल्यू जो है हमें इसमें बढ़ाना पड़ेगा। तो 150 में अगर हम इतना बढ़ाएंगे 7.166 को बढ़ाएंगे तो ये लगभग किसके बराबर होगा? 157 के आसपास, यानी 157.17 के आसपास आपका जवाब होगा। यानी इसका औसत कितना आएगा, एवरेज कितना आएगा, मीन कितना आएगा? 157.17। ये बात समझ में आ रही है? सभी को क्लियर है? तो यहां पे डेविएशन हमने इस तरीके से निकाला। पहले हमने डेविएशन निकाला, प्लस का 43 आया, और 43 को हमने डिवाइड किया 6 से, यानी हर एक की वैल्यू हमें, औसत वैल्यू हमें कितनी बढ़ानी होगी? तो 7.166 बढ़ानी होगी। तो इसमें ऐड करेंगे तो रियल औसत क्या आएगा? ये आएगा, मतलब 157.17 के आसपास आपका जवाब होगा। आइए मेरे दोस्त इस प्रश्न का जवाब दीजिए, इसका जवाब क्या होगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है कि एबीसी मिलकर किसी काम को 40 दिन में करते हैं, यानी कह रहा है कि एबीसी मिलकर के किसी काम को 40 दिन में करते हैं, 40 दिन में। उसी काम को अगर बी और सी कर रहा है तो काम कितना दिन में पूरा हो रहा है? 60 दिन में। अगर मेरे भाई एलसीएम लिया जाएगा तो 120, ये टोटल वर्क हो गया। अभी 40 से करेंगे 3 बार में, 60 से करेंगे 2 बार में, 2 बार में। कह रहा है कि बी 1 से 25% अधिक कुशल है और ए बी सी एक साथ मिलकर 30 दिन काम करते हैं, तो बी अकेले शेष काम को कैसे करेगा। अब कह रहा है कि इसी सवाल में कह रहा है कि ये काम जो है ए बी सी मिलकर 30 दिन करते हैं, तो ए बी सी 30 दिन में कितना काम करेंगे? तो ए बी सी एक दिन में 3 काम करेंगे, तो 30 दिन में 30 3 90 काम करेंगे, तो 90 काम इसमें से निकल गया, बच गया 30। ये 30 काम को बी कितना दिन में करेगा? शेष काम को बी कितना दिन में करेगा? तो हमें बी की क्षमता चाहिए। तो एक बात बताइए, बी और सी की क्षमता 2 है,
तो बी और सी की क्षमता 3 में से माइनस करेंगे 2 तो 1 आएगा, यानी ए की क्षमता क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तीनों की क्षमता 3 है, इन दोनों की क्षमता 2 है, तो 2 माइनस करेंगे 1, 1 क्या हो गया ए की क्षमता, क्योंकि बी और सी की क्षमता हमने माइनस कर दी। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि बी की क्षमता ए से 25% अधिक है, यानी बी की जो क्षमता है वो ए से 25%, ए की 1 है तो इसे 25% ज़्यादा है। 25% ज़्यादा है मतलब 1/4, यानी 4 से 5 करना पड़ेगा, यानी बी की क्षमता क्या आ गई 5/4 आ गई। अब इसी क्षमता से इस काम को करेगा तो टाइम कितना लगेगा, वर्क काम करना है 3, अब बटे में क्षमता बी की तो 5, अब बटे में 4, 4 पलट के ऊपर जाएगा, 5 चौका 20 हो जाएगा, 5 छक 30 हो जाएगा, और 30 में 6 में 4 से गुना करेंगे 6 चौका 24, 24 दिन का समय लगेगा। कितने दिन का समय लगेगा मेरे भाई, तो 24 दिन आपके सवाल का सही जवाब होगा। रिमेनिंग काम करने में बी को 24 दिन का समय लगेगा। तो मेरे दोस्त इस सेट में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप जो है ऐसे सवालों को पेपर में बना सकते हैं। अगर इस तरह का सेशन आप चाहते हैं कि सर हर सेट का, जितने भी 2022 में सेट कराए गए हैं सबका निचोड़ आपको चाहिए, हर सेट में 5, 7, 10 के आसपास बढ़िया सवाल होते हैं जिनको करने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, और जो बच्चे इन सवालों को करके आते हैं उनका मेरिट में भी आता है और वो बिल्कुल सिलेक्शन लेते हैं। तो मेरे दोस्त सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।